कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हो श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा पे पूरी बात कर चुके हैं। किस पे बात कर चुके हैं हम? जो 1/2 गुणांक जिसको हमने आई से निरूपित किया था, और जो वियोजन की मात्रा थी, वियोजन की जो मात्रा थी जिसको हमने अल्फा से निरूपित किया था, उसमें एक संबंध बना लिया था। वो था अल्फा बराबर I-1 बटा n-1। अल्फा वियोजन की मात्रा थी, I था वो 1/2 गुणांक था, n था वियोजन के बाद बनने वाले मूलों की संख्या। तो ये संबंध स्थापित कर लिया था। तो जैसे ही ये संबंध स्थापित किया तो क्लास में पीछे से आवाज आई, गुरुजी। मैं क्या, हाँ जी बेटा बोलो जी। मैंने तो सोचा पूछ रहा होगा कि समझ में नहीं आया, तो मैंने पूछ लिया, हाँ बेटा जी बोलो क्या समस्या हुई। क्या गुरुजी समस्या तो कोई को नहीं है नहीं। तो मैं क्यों बता मांडा के रमान है क्या गुरुजी, ये आप वियोजन की बातें रोज रोज करो है नहीं। क्लास में पढ़ मारो वियोजन कर दियो। वियोजन का मतलब टूटना। क्या गुरुजी क्लास में टूटेड़ा तो हाई है ना, दिल टूट गयो मारो क्लास में टाइम हुई। पहला तो दवाई मिल जाती रोज शाम ने है ना, फेविक की कालतना असर करती, ठेके पर रोज शाम ने दवाई मिल जाती, काम चाले बगो। अब रोज रोज वियोजन की बातें कर ले थे, लॉकडाउन में ठेके पर दवाई भी को नहीं मिले। मारो दर्द कौन समझ सी गुरुजी। अब वियोजन की बातें ना करो, वियोजन की बातें कर शो तो वीडियो को नहीं देखा ला में। तो भाई रमाण ठीक ही है ना। अब गुरुजी दर्द ना समझ सी तो कौन समझ सी माटा, समझना तो माना ही पड़ सी। तो चलो आपा अब टूटन की बातें कौन करा, आपा जोड़न की बात कर ले है नहीं। तो आज हमारा लेक्चर है वो जुड़ने पे कर लेते हैं भाई, बच्चों का दर्द है समझना ही पड़ेगा। तो आज का लेक्चर है उसमें जोड़ने की बात कर देते हैं भाई। और तो क्या है, दर्द तो हमें ही समझना पड़ेगा है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु सब कुछ जानता है। तो चलो आज जोड़ने की बात कर लेते हैं। टेंशन ना ले मांडा, आज जोड़ देंगे आपका, ठेका भी खुल गया, दवाई भी मिला है, तो टेंशन ना ले। थ्यावश गुरुजी सब समझे। तो आज हम बात कर लेते हैं 1/2 जो गुणांक था, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, और सहगुणन है ना, सहगुणन जुड़ाव, जुड़ना। आगे मंडे के चेहरे पे खुशी आई है, गुरुजी हमारी फीलिंग समझ रहे हैं। सहगुणन की मात्रा, ठीक है जी। इसको भी किताब में अल्फा से ही लिख रहे हैं, तो मैं अल्फा से ही लिख रहा हूं, ठीक है जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सहगुणन की मात्रा और 1/2 गुणांक में संबंध देख लेते हैं। वियोजन का मतलब था टूटना और सहगुणन का मतलब है जुड़ना। देखिएगा सहगुणन का मतलब क्या है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये है एसिटिक अम्ल, ये 2 अणु हैं एसिटिक अम्ल, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा है ना। एसिटिक अम्ल सिरका जिसको आप बोलते हैं CH3COOH। अगर आप इसके दोनों एसिटिक अम्ल को आप बेंजीन में घोल देते हैं और मान लेते हैं कि 100% सहगुणन हो गया। सहगुणन का मतलब है ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। पिछले जो वीडियो लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर में इस पे हम बात कर चुके हैं। ये 2 मोल एसिटिक अम्ल आपने लिया था है ना, या 2 अणु कह दीजिए, और दोनों जैसे ही बेंजीन में घोला तो इन दोनों में इस तरह ये दोनों अरेंज हो गए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, तो यहां बन गया H बॉन्डिंग, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो बन गया H बॉन्डिंग है ना। अब मांडे के चेहरे पे खुशी है,
कि सर बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, हा मजा आने लगा है, कितना मजा, तो है ना। तो यहाँ दोनों के बीच में बन गई है H बॉन्डिंग। ये दो अणु अलग अलग थे, ये दो अणु कह दो, दो मोल कह दो, अलग अलग थे, लेकिन चलो 2 मोल मान लेते हैं हम, है ना। 2 मोल थे यहाँ एसिटिक अम्ल, लेकिन यहाँ दोनों ने आपस में जुड़ गए हैं और दोनों ने द्विलक बना लिया है। द्वि का मतलब 2, लक मतलब इकाई, मतलब यहाँ 2 इकाइयों ने जुड़कर एक ही इकाई बन गई है और यहाँ 1 मोल द्विलक बन गया है। कितना मोल द्विलक बढ़ गया है, ये अब दोनों अलग अलग नहीं बचे हैं, एक ही मोल है वो बढ़ गया है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ ये 2 एसिटिक अम्ल थे इस तरह, तो दोनों को जैसे ही हमने बेंजीन में घोला तो दोनों आपस में जुड़ गए और ये बड़ा एक द्विलक बना लिया है। ठीक है जी। तो अब ये 2 नहीं है, ये क्या है, एक ही है, जुड़ गए हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, संगुणन। ठीक है जी। तो संगुणन पे आज हमें बात करनी है, संगुणन की मात्रा पे बात आपको है वो आज समझनी है। तो संगुणन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जुड़ जाना, इसी को कहते हैं हम क्या, संगुणन। अब संगुणन की मात्रा क्या है, ठीक है। जैसे कल हमने वियोजन की मात्रा देखी थी, तो वियोजन की मात्रा थी 1 मोल में से कितना टूट रहा है, तो संगुणन में टूटने की जगह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि 1 मोल में से कितना जुड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, संगुणन की मात्रा कहेंगे। ठीक है जी। तो वो ये सबसे पहले तो हम 100% संगुणन की बात करते हैं। 100% अगर आपके पास संगुणन हो तो उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे 100% संगुणन, जैसे मैंने यहां माना 100% संगुणन है, तो आप कुछ नहीं करोगे भाई, वांटा फैक्टर कैसे निकालोगे, वांटा फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं संगुणन के बाद मोल, बटा में लिखते हैं संगुणन के पहले मोल। कल वाली वीडियो आप देख ले अगर ये आपको नहीं पता है तो, है ना, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैं इसको अच्छे से समझा चुका हूं, जो लास्ट हमारी वीडियो है उसमें अच्छे से बात कर चुके हैं। तो संगुणन के बाद द्विलक बन गया था और द्विलक का कितना मोल बना था, पूरा 1 ही मोल बन गया, ये दोनों जुड़ गए, 2 से 1 मोल बन गया है। तो बाद में कितना मोल बना, सॉरी 1 मोल बना, और पहले कितना मोल थे, 2 मोल थे। तो आपके पास 1/2 गुणांक का मान आ गया है, वो कितना आ गया है आपके पास, 1/2 आ गया है। कोई चिंता वाला काम आपके पास नहीं है। देखिएगा यहाँ जो मैंने एसिटिक अम्ल लिया है, अगर आप CH3 की जगह C6H5 लगा देंगे तो इसको हम बेंजोइक अम्ल कहेंगे, इसको हम बेंजोइक अम्ल कहेंगे। और अगर आप बेंजोइक अम्ल को भी बेंजीन में घोलते हैं तो सेम यही डाइमर द्विलक बन जाएगा, बस CH3 की जगह क्या आ जाएगा, C6H5 आएगा। तो बेंजोइक अम्ल में भी द्विलक बन जाता है और एसिटिक अम्ल में भी द्विलक बन जाता है। और 100% अगर संगुणन होता है तो आप देखेंगे आई कैसे निकालोगे, संगुणन के बाद मोल बटा संगुणन के पहले मोल, ऐसे आप निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो। लास्ट वीडियो में मैं आपको ये समझा भी चुका हूं। तो संगुणन में कुछ नहीं है, संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, आई निकालना है, कुछ नहीं करना, संगुणन के बाद मोल बटा संगुणन के पहले मोल, है ना। जैसे देखो ये 2 और 1 का क्या लफड़ा है, 2 और 1 का क्या लफड़ा है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये विलयन है, ये विलयन है और इसमें एसिटिक अम्ल है, मैंने इस विलयन में हाथ डाला, मान लेते हैं इसमें हाथ डाल के, इस सॉल्यूशन में हाथ डाल के अणु उठाए, मान लेते हैं मेरी मुट्ठी में 2 अणु आए एसिटिक अम्ल के, ठीक है। जबकि ये दूसरा विलयन है जिसमें बेंजीन है और बेंजीन में मैंने एसिटिक अम्ल डाल लिया। ये देख लीजिए, ये 2 अणु थे, मैंने यहाँ इस विलयन में से, मान लो पानी में एसिटिक अम्ल है, मैंने उठाया, मेरे पास 2 एसिटिक अम्ल आए। लेकिन मैंने जब इधर बेंजीन में से एसिटिक अम्ल उठाया तो 2 नहीं आए, मेरी मुट्ठी में क्या आया, 1 ही आया। दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। तो यहां से उठाओगे तो 2 और यहां से उठाओगे तो 1, है ना। जैसे शादी से पहले लड़का और लड़की, 2 शरीर 2 आत्मा,
है ना, लेकिन शादी के बाद है ना टेन टेन है ना, पंडित ने शादी करवा दी है, प्यार भरे वादे करवा दिए हैं, है ना, 7 फेरे करवा दिए हैं, तो अब क्या हो जाता है, शरीर तो 2 ही है लेकिन आत्मा कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो वही वाला काम है, समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे तुम करते हो, शादी तो तुम्हारी हुई नहीं, पंडित तो बुलाया नहीं, लेकिन तुम भी क्या हो, 2 शरीर 1 आत्मा हो, है ना। मरेंगे जिएंगे साथ साथ, वादे कसमे वादे, है ना, पूरे निभाते हो तो निभाते रहिए, लेकिन थोड़ा लिमिट में, है ना, ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो सगुणन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर सगुणन है वो 100% ना हो, तब हम क्या करेंगे, देखिएगा। तो उस कंडीशन की बात करते हैं कि हमारे पास सगुणन ना 100% ना हो, तब हम बात करेंगे। देखिएगा, उस समय हम बात करते हैं कि क्या उस समय हमारे पास कई परिस्थितियां रहने वाली है। देखिएगा, मेरे पास n मोल A के थे, n मोल A के थे, मतलब बहुत सारे A के अणु थे, वो सारे आपस में सगुणित होके ये एक बड़ी स्पीशीज बना लेते हैं AN। देखिएगा कैसे, जैसे मैं कहूं मेरे पास 2 A थे, उन्होंने जुड़ के बड़ी स्पीशीज बना ली A2। यहां दोनों A अलग अलग थे, लेकिन यहां दोनों A जुड़ गए, एक ही अणु बन गया, तो इसको बोलते हैं क्या, द्विलक। ठीक है जी। अगर मैं कहूं 3 अणु जुड़ जाएं तो A3 बन जाएगा, इसको कहेंगे हम क्या, त्रिलक। अगर मैं कहूं 4 अणु जुड़ जाएं A4 बन जाए तो इसको कहोगे चतुर्लक। और अगर मैं कहूं n अणु जुड़ जाएं A के और ये बनाएंगे क्या, AN, इसको मैं नाम देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं क्या, बहुलक। बहु मतलब बहुत सारी, लक मतलब इकाइयां, कि बहुत सारी इकाइयां हैं वो आपस में जुड़ के एक बड़ा अणु बना रही हैं। चलिए एक बात और समझाता हूं मैं आपको। देखिएगा, ये 2 से 1 बना, मतलब बाद में कितने मोल प्राप्त हुए, 1, पहले कितना था, 2, तो बाद के मोलों की संख्या पहले की तुलना में कितनी है, आधी है ना, 2 से 1। बाद वाला मोल 1 है, पहले वाला कितना था, 2, मतलब बाद वाला आधा है पहले की तुलना में। यहां देखूं पहले 3, बाद में 1, मतलब बाद के मोल पहले की तुलना में कितने, 1/3 है, बाद में 1 है, पहले 3 था, 3 से 1, पहले 4, बाद में 1, मतलब बाद के मोल पहले की तुलना में 1/4 है, 4 से 1। तो यहां भी वही सेम पैटर्न, पहले n बाद में 1, मतलब 1/n, n मोलों से क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। आ गई होगी समझ में। ये पहले की तुलना में 1/3 है, ये पहले की तुलना में 1/3 है, ये पहले की तुलना में 1/4 है, और ये पहले की तुलना में 1/nवां भाग हमारे पास मिल रहा है। n मोल जुड़े हैं तो 1 मोल बना है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, n मोल जुड़े हैं और आपके पास AN बहुलक आपके पास बन गया। अगर आप बात करें प्रारंभ में अगर इसका 1 मोल है तो अभी सगुणन चालू नहीं हुआ, अभी जुड़ाव चालू नहीं हुआ है, अभी आपने बीच में इंटरमीडिएट डाला ही है ना। बैंड गुण बना लेते हो बढ़िया, और क्लास में एक आधी बैंड होना भी जरूरी है, नहीं होती तो फिर काम सिस्टम में नहीं आता। तो अभी आपने शुरुआत करी है ना। अब इसमें से जो है अल्फा मोल टूट गया सगुणित होने के लिए। मान लेते हैं कि यहां से अल्फा मोल टूटा, जो कि आगे जुड़ के क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां क्या बनेगा भाई, α/n बनेगा, है ना। देखो नो, आप देख रहे हैं यहां से, अगर यहां आप n मोल तोड़ोगे तो 1/n मिलेगा, तो अल्फा तोड़ोगे तो भाई कितना मिलेगा, α/n आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिएगा, अगर मैं 1 मोल मानूं
तो यहाँ मिलता है 0। अगर इसमें से अल्फा टूटा तो मिलेगा कितना, अल्फा बाय एन मिलेगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए आपने एन मोल यहाँ जोड़े थे, या मैं कह दूं कि इधर से एन मोल टूट के उधर गए, ये पूरे के पूरे एन टूट गए और जुड़कर एक मोल बना लिया। लेकिन हमने कहा कि यहाँ अल्फा ही टूट रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा भाई, आपके पास अल्फा बाय एन बनेगा। ठीक है जी, कोई मेरे हिसाब से आपको समस्या वाला काम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 जुड़ रहे थे तो 1/4 था, n जुड़ रहे थे तो 1/n था। यहां से इसके एक मोल में से अल्फा टूटे हैं जुड़ने के लिए, इधर से अल्फा गए कि हम जुड़ के ये बनाएंगे, तो बनेगा क्या, अल्फा बाय एन बनेगा, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पता है 100% सहगुणन नहीं है, तो जहां भी 100% की बात नहीं होती वहां क्या स्थापित हो जाती है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है कि बस ये इसमें से इतने जितने टूटने थे जुड़ने के लिए उतने टूट गए, और यहाँ जितने टूटकर जुड़ने थे उतने जुड़कर यहाँ उत्पाद बन गया। अब इसमें से कोई और नहीं टूटेगा और ना यहाँ टूटकर कोई जुड़ेगा, साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। तो अब आप कहो कि सहगुणन के बाद अगर आपको मोल देखने हो, सहगुणन के बाद मोल देखने हो, तो कुल कितने मोल हैं, 1 माइनस अल्फा, और यहां कितने हैं, अल्फा बटे एन। ये सुन लो, 1 माइनस अल्फा और यहां कितना है, अल्फा बटे एन है। ठीक है भाई, कोई मेरे हिसाब से आपको चक्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुल मोल कितने थे। अब आप कुछ कहेंगे कि सर यहाँ तो एन ए है और यहाँ ए एन है, तो कल मैं आपको ये बता चुका हूं कि सहगुणन और वियोजन हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्मों के अधीन। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ए है या ए एन है ना, स्पीशीज से, उसको स्पीशीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो मोलों से लेना देना है कि कितने मोल हैं। तो हमें सारे मोल देखने हैं, वो इसके भी देखेंगे और वो इसके भी देखेंगे। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये हो जाएंगे सहगुणन के बाद मोल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई चक्कर वाला काम नहीं है। दोबारा देख ले जी, यहाँ मैंने 1 मोल लिया है, यहाँ 0 है, इसमें से अल्फा टूटा है तो ये बनेगा अल्फा बाय एन, है ना। इसके हिसाब से करना है, इसके हिसाब से आपको करना है, इसके हिसाब से करना है। देख लीजिए, अगर ये एन के एन जुड़ते तो यहाँ क्या मिलता मुझे, 1 बाय एन मिलता ना, एन के एन जुड़ जाते, यहाँ 1 मोल मिलता, तो ये 1 मोल इसका कितना हिस्सा होता, 1 बाय एन हिस्सा। ये सुनो, 1 बाय एन हिस्सा हो जाता। तो मैंने वही कहा है भाई, एन के एन मोल नहीं जुड़े, मैंने शुरू में इसको 1 मोल मान लिया है, तो इसका अल्फा टूटेगा तो यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा भाई, अल्फा बाय एन हिस्सा ही आपको क्या है, मिलने वाला है। तो ये एक ही बात काम की थी जो कि समझ में आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ 2 जुड़े तो आगे मिलता है 1/2, 3 जुड़ेंगे तो 1/3, 4 जुड़ेंगे तो 1/4। तो मतलब यहाँ से अल्फा टूटेगा, अल्फा टूट के उधर जाएगा तो अल्फा बटे एन आपके पास हो जाएगा। तो ये सहगुणन के बाद आपके पास मोल हो जाने वाले हैं। देखिएगा आगे समझते हैं हम। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला आप लगाएंगे ना, अपनी कॉपी में लगाना है आपको, सहगुणन के बाद मोल बटा सहगुणन के पहले मोल। मैं सीधा ही लिख रहा हूं, सहगुणन के बाद कितने मोल है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, और सहगुणन के पहले कितने मोल हैं, 1 मोल है। कोई समस्या वाला काम नहीं है। तिरछा गुणा करते हैं, आई को 1 से गुणा करेंगे आई आएगा, इधर क्या बचेगा, आई माइनस अल्फा बटे अल्फा बाय एन। इस 1 को इधर ले आओ, आई माइनस 1 और अल्फा बाय एन प्लस का है, पहले लिख रहा हूं बढ़िया लगता है, माइनस अल्फा बाद में लिख रहा हूं। कॉमन क्या ले सकते हो, अल्फा कॉमन ले सकते हो, 1 बाय एन माइनस 1, यहां आ गया
I माइनस 1। यहां से आप अल्फा का वैल्यू लिखो तो ऊपर क्या रहेगा, I माइनस 1, और बटा में पूरा ये इसके नीचे आ जाएगा 1/n माइनस 1। ठीक है जी। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया है सहगुणन की मात्रा और 1/2 गुणांक में जो संबंध दिखाता है। अगर आप n लघुत्तम भी ले लेते हो, अगर आप n लघुत्तम, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, तो n लघुत्तम लोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये लो n लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इधर कर रहा हूं, इधर जगह नहीं है, इधर कर रहा हूं मैं, इस चीज को इधर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप n लघुत्तम लेते हो तो नीचे क्या आएगा, n लघुत्तम ले लिया यहाँ, तो 1 माइनस n, और ऊपर क्या है i माइनस 1। ऊपर तो i माइनस 1 है ही, नीचे n आपने लघुत्तम लिया तो 1 माइनस n बटा n। ये n ले जाओ ऊपर, तो n ऊपर ले जाओगे तो n i माइनस 1 बटा 1 माइनस n। ये फाइनल फॉर्मूला है। चाहे ये याद रख लो और चाहे ये याद रख लो, दोनों में से बात आपके पास एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है। अल्फा सहगुणन की मात्रा आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दी हुई आएगी। 1/2 गुणांक i निकालना है जी। n क्या है, कितने मोल जुड़े हैं, जैसे अभी आपने यहां देखा था 2 मोल जुड़े हैं, 1 मोल बन रहा है, तो n का वैल्यू कितना है 2। 3 मोल जुड़ेंगे 3, 4 मोल जुड़ेंगे n का वैल्यू 4, और n मोल जुड़े हैं तो n का वैल्यू क्या रखा है, n ही रखा है। तो द्विलक बन रहा है तो n का वैल्यू 2, त्रिलक बन रहा है तो n का वैल्यू 3, चतुर्लक बन रहा है तो 4, पंचलक बन रहा है तो 5। इस तरह n का वैल्यू है कि कितने मोल जुड़ रहे हैं। तो ये थी हमारे पास। अगर 100% सहगुणन ना हो, 100% हो कुछ नहीं करना, सहगुणन के बाद कितने मोल बटा सहगुणन के पहले कितने मोल। लेकिन 100% सवाल में सहगुणन ना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इस फॉर्मूले से आप 1/2 गुणांक है वो निकालेंगे, और उसके हिसाब से आप अणु संख्यक गुणधर्म है उस पर बात करेंगे। तो इत्मीनान से देख लीजिए क्या है, समझ में आ गया होगा आपको, कोई बड़ी राम कहानी नहीं है ना। तो चीख चिल्ला के समझाया है मैंने, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात सिर्फ इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट लिया होगा तो आसानी से समझ में आया होगा। 1 मिनट इसको निहारिए, मैं अभी आया। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। उसके बाद जो है 2-3 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, एक वियोजन की मात्रा पे और एक सहगुणन की मात्रा पे, और चैप्टर हमारा है वो 100% है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विद न्यूमेरिकल। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट और फाइनल टॉपिक रह गया है, वो है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास इसको बोलते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखिएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 2 मोल एसिटिक अम्ल है, तो यहां जो एसिटिक अम्ल का अणुभार है प्रत्येक मोल का, 2 मोल नहीं है, दोनों की बात नहीं कर रहा मैं, 1 मोल की बात कर रहा हूं। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये भार आएगा 60 ग्राम। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बेंजीन में घोला और 100% सहगुणन हो गया, तो एसिटिक अम्ल के दोनों मोल आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये द्विलक बन जाता है, और द्विलक का बन जाता है कितना, 1 मोल। तो यहां जो द्विलक का भार है, दोनों जुड़ गए, मतलब 60 और 60 क्या हो गया है, 120 हो गया। मतलब इस द्विलक का भार कितना आएगा, 120 ग्राम आएगा।
है ना। तो यहां देखेंगे तो एसिटिक अम्ल के एक अणु का भार 60 ग्राम है, लेकिन हमारे पास यहाँ एसिटिक अम्ल का अकेला अणु नहीं है, यहाँ तो एसिटिक अम्ल का क्या मिलने वाला है, द्विलक मिलने वाला है, और उसके एक मोल का भार कितना है, 120 ग्राम है ना। हमने कहा था कि ये मान प्रैक्टिकल या सहगुणन से पहले वाला मान कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है, और सहगुणन के बाद या वियोजन के बाद कैसे मान होते हैं, प्रेक्षित मान होते हैं, है ना। इसको तो बेचारे को, सिद्धांत वाले को तो मालूम ही नहीं था, उसने तो 2 ही मोल मिलाए थे। चाल किसने चली, सहगुणन ने, और चाल चलने के बाद प्रेक्षण में क्या आया, वो देख रहे हो 120 आ गया, है ना। तो क्या है कि जो सैद्धांतिक और प्रेक्षित अणुभार है वो हम देख रहे हैं, जो सैद्धांतिक और प्रेक्षित मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, वो बराबर नहीं आ रहे भाई, वो अलग अलग आ रहे हैं। इसी को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये था A2 जिसके एक मोल का भार है 60 ग्राम, और मैं कहूं वियोजन हो गया इसका 100%, और ये अणु है वो अपने परमाणुओं में टूट गया और 2 मोल परमाणु बन गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो एक परमाणु, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं A+A, तो 1 मोल परमाणु का भार कितना होगा, 30 ग्राम होगा ना भाई, दोनों अलग अलग हो गए, टूट गए। तो जो वियोजन है उससे पहले वाला मान कैसा था, सैद्धांतिक, यस और नो, और बाद वाले मान कैसे हैं, प्रेक्षित। तो यहां 1 मोल का भार 60 ग्राम, जबकि यहां 1 मोल का भार 30 ग्राम, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। सैद्धांतिक वाले को अलग मान मिलेगा, प्रेक्षित वाले को अलग मान मिलेगा। तो इसी कंडीशन को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, कि सहगुणन और वियोजन होने के कारण जो मोलर द्रव्यमान है, जो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान है और जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, वो आपस में बराबर नहीं होते। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और यहां भी सैद्धांतिक और प्रेक्षित को अगर आपको बराबर करना है, सैद्धांतिक और प्रेक्षित को आपको बराबर करना है, सैद्धांतिक और प्रेक्षित को आपको बराबर करना है, सही कौन सा है भाई, प्रेक्षित वाला है ना। प्रैक्टिकल वाला काम सही है क्योंकि सहगुणन हो गया है, प्रैक्टिकल वाली काम सही है, यहाँ वियोजन हो गया है, प्रैक्टिकल वाला काम सही है, इसको तो नॉलेज ही नहीं है। सैद्धांतिक वाले को तो सहगुणन और वियोजन का नॉलेज ही नहीं है। क्या कर सकता है, घटना है, सहगुणन और वियोजन हो गया है, तो सही मान कौन से होते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, सही मान कौन से होते हैं, प्रेक्षित होते हैं। अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो वही यहां हम किससे गुणा करेंगे, 1/2 फैक्टर से। हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/2 फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा। चलिए एक बात करता हूं मैं, चलिए यहां देखिएगा, यहां देखिए मैंने जो है 1/2 गुणांक है उसके लिए क्या था, क्या फॉर्मूला था, ऊपर लिख रहे थे प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म, यस और नो, और नीचे लिख रहे थे सैद्धांतिक अणु संख्यक गुणधर्म, यस और नो। अब यहां से देखिए मैं देख चुका हूं, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं कि सहगुणन के बाद मोल, है ना, मतलब प्रेक्षित जो मोल है वो कितने हैं, 1 बटा सैद्धांतिक जो मोल है वो कितने हैं, 2, मतलब 1/2 गुणांक एसिटिक अम्ल के लिए आता है आधा। लेकिन अणुभार से ये आधा कैसे आएगा, अणुभार से ये आधा कैसे आएगा, कैसे आएगा आधा, अगर आप ऊपर रखो 60 ग्राम और नीचे रखो कितना
120 ग्राम, तभी तो आधा आएगा। 60/120 आधा। अब ऊपर कौन सा भार रख दिया आपने? 60 ग्राम कौन सा था भाई? सैद्धांतिक था, है ना। और 120 ग्राम कौन सा था? प्रेक्षित था। कहानी तो उल्टी हो गई, कहानी तो उल्टी हो गई भाई। गंगा उल्टी बहने लगी। कैसे हो सकता है ये? पहले तो सर आप कह रहे थे ऊपर प्रेक्षित रखो, नीचे सैद्धांतिक रखो। अब अणु भार के चक्कर में कह रहे हो ऊपर तो सैद्धांतिक रखो और नीचे क्या रखो? प्रेक्षित रखो। मुझे समझ में नहीं आई। ये गोलियां देना बंद करो। बहुत गोलियां दे लिया आपने, बहुत गोलियां देते हो, है ना। ये मीठी मीठी बातें करके, है ना, हमें उलझा देते हो। गोलीबाज हो गुरुजी, मानेंगे नहीं हम ऐसे। ना ना ना, गोलियां नहीं चलेगी। ऐसे गोलियां दोगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत गोलियां देते हो। मैं क्या डट जा मांडा, मास्टर हूं आखिर, डट तो जा, ख्यावस तो रख। तो देखना जी क्या है, ये बात तो शाश्वत सत्य है कि आई का फॉर्मूला, कि जो आई है उसका फॉर्मूला अणुभार जब आता है तो इसके संदर्भ में बदल जाता है। ऊपर हम रखते हैं सैद्धांतिक अणु भार और नीचे हम रखते हैं प्रेक्षित अणु भार। ये बात तो शाश्वत सत्य है कि आपको 1/2 गुणांक निकालना है अगर अणु भार से, तो ऊपर आपको सैद्धांतिक रखना है और नीचे प्रेक्षित रखना है, केवल अणु भार में। बाकी सब में वही नॉर्मल, ऊपर प्रेक्षित और नीचे क्या रखना है? सैद्धांतिक। लेकिन अणु भार में ये रखना है। अब गोली कैसे नहीं है ये देखना। आपको पता है अणु संख्यक जो गुण धर्म थे, है ना। मैं आशा करता हूं वीडियो देखते हो, मेरी कसम कुसम खा के देखते हो, बढ़िया। मास्टर को जिंदा देखना चाहते हो, फेवरेट मास्टर हूं आपका, है ना। कई मन मन में सोच रही है, देख अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, कोई बात नहीं, करनी पड़ती है। तो अणु संख्यक गुण धर्म है वो मोलों की संख्या के, है ना, जो मोलों की संख्या है उसके समानुपाती होता है। और मोल, मोल मोल मूल्य वाला मोल नहीं, मोल मोल होता है भार बटे अणु भार, है ना। तो इस मोल की जगह क्या रख सकता हूं? भार बटे अणु भार। तो आप यहां से देख रहे हैं, बढ़िया मंडल, आंख खोल के देखना, गोली नहीं दे रहा था, कि अणु संख्यक गुण धर्म है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गए हैं, है ना। अणु संख्यक गुण धर्म को इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी से लिख रहा हूं, सीपी अणु संख्यक गुण धर्म वो व्युत्क्रमानुपाती हो गए हैं किससे? अणु भार से। तो सामान्य जो अणु संख्यक गुण धर्म थे उनके लिए फॉर्मूला था ये, लेकिन अणु भार के संदर्भ में अणु संख्यक गुण धर्म व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। पहले तो अणु संख्यक गुण धर्म थे मोलों की संख्या के समानुपाती, है ना, तब तो हम लगा रहे थे फॉर्मूला ये। लेकिन अणु भार के संदर्भ में अणु संख्यक गुण धर्म है वो अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये फॉर्मूला भी क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है। जो प्रेक्षित ऊपर आना चाहिए था वो नीचे आ जाता है, और जो सैद्धांतिक नीचे आना चाहिए था वो कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर अणु भार से कहीं आपको 1/2 गुणांक निकालना पड़ रहा है तो ऊपर आप सैद्धांतिक रखेंगे और नीचे आप प्रेक्षित रखेंगे। वहां से आप आसानी से आई 1/2 गुणांक का मान है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कोई मेरे हिसाब से समस्या वाला काम नहीं होगा। देख लो, यहां देख लो, जैसे देखो जो आई है, आई गुणा 120 बराबर क्या है? 60। इस समीकरण से देखो, तिरछा गुणा करो, आई गुणा 60 बराबर 120। ये 120 कैसा था? प्रेक्षित, और 60 कैसा था? सैद्धांतिक।
अब इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर कब होगा? जब आई कितना हो? हाफ हो। तो हाफ गुणा 120 बराबर 60। तो 60 बराबर हो जाएंगे। मतलब 1/2 गुणांक है वो जो असामान्य स्थिति है, उस असामान्य स्थिति को क्या कर रहा है? नॉर्मल करने का काम है वो कर रहा है। क्योंकि हमें असामान्य द्रव्यमान तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो क्या चाहिए? सामान्य द्रव्यमान चाहिए, है ना। हमें तो एसिटिक एसिड का सामान्य द्रव्यमान चाहिए। असामान्य कब हो गया है? वो सहगुणन के बाद हो गया है। मुझे सहगुणन से कोई लेना देना नहीं है। सवाल में जब मोलर द्रव्यमान निकालूंगा तो मुझे तो सामान्य ही चाहिए। और सामान्य सामान्य में कब बदल जाएगा? जब उसको किससे गुणा कर देंगे? हम 1/2 गुणांक से गुणा कर देंगे। ठीक है जी। तो मोलर द्रव्यमान के चक्कर में ये फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है।